नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सबका आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, नोट्स बनाते जा रहे होंगे आर्ट एंड कल्चर के। स्पेशली अगर मैं बात करूँ, टाइम से आपको पीडीएफ मिल रहा है, कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, बट कोई नहीं, नोट्स बनाना ज़रूरी है एंड ऑफ द डे। तो अभी तक जो भी पढ़ाया है नोट्स बना लिए होंगे, मैं ये आशा करती हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस आर्ट एंड कल्चर की सीरीज का लास्ट लेक्चर है, यानी कि अब हम किस पड़ाव पर आने वाले हैं। अब हम आर्ट एंड कल्चर के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले 2-3-4 लेक्चर्स के अंतर्गत। तो अभी तक जो भी आपको पढ़ाया गया, अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो प्लीज़ उसे रिवाइज कर लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए। और जैसे ही आपका 28 मई को जैसे ही आपका यूपीएससी का पेपर हो जाएगा, उसके वेरी नेक्स्ट डे से ही आपको मंडे से जो मेंस आंसर राइटिंग है उसकी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आज आपकी आर्ट एंड कल्चर की लास्ट क्लास है, क्योंकि अब 28 मई के बाद जो मंडे आएगा उस दिन से आपको मेंस की क्लास की मेंस के जो आंसर राइटिंग की क्लासेस है वो मिला करेंगी। तो जो लोग अभी यूपीएससी का 20 ऑफ मई को पेपर दे रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, और जो लोग अभी नहीं दे रहे हैं वो थोड़ा सा 2-4 दिन का सब्र करिए या फिर वेट कर लीजिए। 2-4 दिन का जो गैप मिलेगा उसमें आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जब हम मेंस आंसर राइटिंग बच्चों करेंगे तो उसमें अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम वो आंसर राइटिंग करने में थोड़े से असमर्थ खुद को महसूस करेंगे। तो उसको अच्छे से समझने के लिए सारे टॉपिक को फिर से रिवाइज कर लीजिए। बात करें आज के लास्ट टॉपिक की, तो यूनेस्को का जैसे पिक्चर देख रहे हैं, आगे बढ़ेंगे फिर हम समझेंगे। यहाँ पर ये मेरा टेलीग्राम माफ़ी चाहती हूँ, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एंड देन फेसबुक, आप इसमें मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेरी तो आप मुझे वहाँ पूछ सकते हैं। इसके बाद मेरा यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि टेलीग्राम आईडी है, टेलीग्राम चैनल है शिल्पी वर्मा 22। यहाँ पर अभी तक जिसको नहीं पता है वो सारे पीडीएफ्स यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, आपको यहाँ पर सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, तो जाके देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद मंडे दैट मीन्स यहाँ पर किसकी बात करें, 29 ऑफ मई को आपको पहला लेक्चर मिलेगा, जिसमें आर्ट एंड कल्चर का जो अभी तक आज तक मैं पढ़ा रही हूँ पूरे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब जो मंडे को 29 मई को आपको मिलेगा उसमें मैं वहां से शुरू करूंगी मेंस आंसर राइटिंग, जिसमें आर्ट एंड कल्चर के मेंस आंसर राइटिंग को डिस्कस करेंगे आने वाली 2-4 वीडियोस में। तो इस दिन के लिए तैयार रहेगा। इसके लिए तैयार होने से पहले आपको पीडीएफ सारा पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ 2-3 दिन का, इसके बीच में इस दौरान आप यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, आइए विश्व धरोहर के बारे में पढ़ेंगे। आप देखते हैं ना, कभी कभी पढ़ते कि यूनेस्को ने इस विश्व विरासत स्थल में इसको घोषित कर दिया है, इस स्थल को उसमें दे दिया है, इसको यहाँ पर इस पर्टिकुलर वस्तु को इसके अंतर्गत दे दिया है। तो यहाँ पर वही समझ रहे हैं। एक्चुअल में डेफिनेशन इसकी क्या होती है, विशेष स्थान जिन्हें विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयन किया जाता है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया जाता है उसको। ठीक है, यूनेस्को के तत्वाधान में ये समिति इन स्थलों की देखरेख करती है, उनकी टेक केयर के लिए उनको उसके संरक्षण में लिया जाता है। इसके बाद इनका उद्देश्य क्या है, ऐसे स्थलों को चयनित और संरक्षित करना है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उनकी स्थिति जो है संरक्षण के लिए अब बहुत जरूरी हो गई है। तो उनको ध्यान में रखकर उनको संरक्षण देने के लिए इस तरह की चीजों को या पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को, पर्टिकुलर वस्तु को उसके अंतर्गत रखा जाता है, ताकि वो पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। ठीक है, अब यूनेस्को के द्वारा जैसे 1972 में अपनाई गई विश्व संस्कृति और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर अस्तित्व में आया था। ठीक है, विशेष परिस्थितियों में ऐसे स्थलों को आर्थिक सहायता भी दी गई थी। अब इसके बाद हम इसमें और देखेंगे क्या क्या चीजों को जो है शामिल किया गया। बहुत सी लिस्ट है, लेकिन उसके कुछ जो लेटेस्ट डाटा है उसको मैंने यहाँ पर लाने के प्रयास किया गया है। यूनेस्को के द्वारा किसी प्लेस को, किसी स्थल को विश्व विरासत स्थल घोषित किया जाता है तो ऐसा स्थल सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है, थोड़ा सा सेंसिटिव माना जाता है, तो इसे कानूनी संरक्षण गारंटी भी दी जाती है। ठीक है, सबसे पहले भारत में 1983 में, भारत की बात करें तो विशेष तौर पे ध्यान देना है, यूनेस्को के द्वारा निम्न 4 स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में डाला गया था। वो 4 पहले कौन कौन से स्थल थे, जैसे अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा जो कि महाराष्ट्र में है, ताजमहल आपका 7 वंडर्स में जो कि आगरा में आता है, आगरा का किला। ठीक है, तो ये 4 चीजों को डाला गया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा, कभी कभी पीसीएस लेवल पर इस तरह की चीजें पूछ ली जाती हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर ये चीजें याद रखनी है। अब इसमें 3 प्रकार के कौन कौन से, क्या मतलब क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन से स्थल या कौन कौन सी चीजों को शामिल किया जाता है। जैसे सांस्कृतिक विरासत, क्या जैसे कोई पुरातात्विक स्थल हो सकता है, ठीक है, ऐतिहासिक इमारत हो सकती है,
स्मारकीय मूर्तिकला हो सकती है, पेंटिंग हो सकता है, कोई शहर हो सकता है। तो इस सांस्कृतिक विरासतों को उनको संरक्षण देने के लिए, ताकि वो बिल्कुल विलुप्त ना हो जाए, हमारी संस्कृति से, हमारे इतिहास का जो एक नमूना है वो पूरी तरह से समाप्त, खत्म ना हो जाए, तो उनको संरक्षण देने के मद्देनजर रखते हुए इसको सांस्कृतिक विरासत को इनकी सूची के अंतर्गत डाला जाता है। प्राकृतिक विरासत की बात की जाए तो दुर्लभ या लुप्त प्राय प्रजातियों के अलावा आवास स्थल, अद्वितीय प्राकृतिक घटनाएं, ठीक है, उत्कृष्ट पारिस्थितिकी और विकासवादी प्रक्रियाएं, इसको भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। मिश्रित विरासत में किन किन चीजों को, इसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक यानी कि दोनों प्रकार की जो तत्व हैं, जो चीजें हैं, स्थल है, उनको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो ये हम ध्यान रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है उसको आगे हम देखेंगे। यूनेस्को के द्वारा भारत की अगर बात करें तो कुल 40 धरोहर स्थलों को सम्मिलित किया गया है। देखिए अभी मैं पढ़ा रही हूँ, हो सकता है कि इसमें डेटा चेंज होता रहता है, तो आपको करंट से संबंधित डेटा को अपडेट करते रहना होगा, क्योंकि हो सकता है आज आप ये वीडियो देख रहे हो, पता नहीं आप किस समय पे ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है उस वक्त तक डाटा चेंज हो जाए। अगर आने वाले समय की बात करूं तो इसे अपडेट करते रहिएगा। तो ये नहीं है कि ये जो लिखा है वो सत्य है, हो सकता है डाटा चेंज होते रहते, तो उसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जिसमें से 32 को सांस्कृतिक और 7 को प्राकृतिक और 1 को मिश्रित श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, जैसे धौलावीरा का हड़प्पा शहर और काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को सबसे बाद में शामिल किया गया है। और हम लिस्ट देखेंगे किस किस को शामिल किया गया है। हालांकि एक जो लक्ष्य सीरीज मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आर्ट एंड कल्चर, जो हमारा करंट अफेयर्स बेस्ड आर्ट एंड कल्चर है ना बच्चों, उसको मैंने यहाँ पर करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है, आर्ट एंड कल्चर को। तो ये सीरीज अगर आप देख लेंगे तो ना केवल 2023 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जो भविष्य में भी एग्जाम दे रहे हैं उनको भी समझ आएगा कि अच्छा कैसे प्रश्न पूछा जाता है या फिर कहाँ से प्रश्न जनरेट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अब एक सूची है, जैसे आगरा का किला, ठीक है, कब उसको कब शामिल किया, देखिए हाँ कौन कौन सी चीजें हैं वो तो है ही, एक नजर इस पे से फेरनी है। बाकी इनको कब शामिल किया गया, ईयर याद रख लीजिएगा, क्योंकि पीसीएस में भी और कभी कभी यूपीएससी में भी ना, जैसे मैच द फॉलोइंग में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, अधिकतर ऐसा देखने को मिला है। अजंता की गुफा सबसे पहले, एलोरा की, फिर ताजमहल, महाबलीपुरम का स्मारकों में तमिलनाडु में, आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, से बहुत सारे हैं। उनकी कुछ कुछ लिस्ट है, जैसे आपका एलिफेंटा गुफाएं, खजुराहो के मंदिर, जब हमने पढ़ा था मंदिरों के बारे में नागर शैली में, तो खजुराहो के मंदिर को भी उसमें यूनेस्को के अंतर्गत डाला गया है। ठीक है, हम्पी के स्मारक हो गया, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका वेस्ट बंगाल में, याद रखिएगा काफी फेमस है ये, 1987 में, काफी पुराने समय पे इसको डाल दिया गया था यूनेस्को की सूची के अंतर्गत। ठीक है, तो याद रखना है ये। नंदा देवी फूलो घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है 1993 में, देख लिए कब। और अगर लेटेस्ट में, अगर जैसे 2010 में देखें तो जंतर मंतर जयपुर का राजस्थान को 2010 में डाला गया था। ठीक है, रेड फोर्ट को दिल्ली में जो है 2007 में, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ये विक्टोरिया टर्मिनल जो था 2004 में महाराष्ट्र का है, इसको उसमें डाला गया था। ये लिस्ट आपको वैसे मैं पीडीएफ दे दूंगी, बस इसको एक नजर घुमाना है। ठीक है, और लेटेस्ट में जैसे देखेंगे धौलावीरा को गुजरात में। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण, ये 2014 में इसको इसके अंतर्गत रखा गया था। ली कार्बूजियर का स्थापत्य कार्य जो है चंडीगढ़ 2016 में, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर तेलंगाना में 2021 में। तो लेटेस्ट वाले थोड़े से याद रखिएगा, पुराने वालों को थोड़ा सा नजर डाल लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं मैच द फॉलोइंग में कि इसको डाला गया है उस सूची के अंतर्गत कि नहीं डाला गया है। तो अगर हमें पता होगा तो चीजें सही रहेंगी, अदरवाइज एक बार नजर फिराने में क्या जाता है, मतलब क्वेश्चन गलत होने से तो बेहतर है कि हम उसको थोड़ा सा देख लें, जांच लें, पड़ताल कर लें उस पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट मूव करते हैं हम यहाँ पर। विश्व विरासत, अब देखिए अब पता चल गया संरक्षण देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे लाभ क्या होगा, क्या लाभ होगा जिसकी वजह से ये संस्था को बनाया गया और इसमें संरक्षण की बार बार बात की जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें प्रयास किए जाते हैं किसी स्थल को बचाने के लिए। ऐसे स्थलों पर जो टूरिज्म है, ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, साथ ही विशेष क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसंरचना का विकास होता है। देखिए पर्यटन से सिर्फ पर्यटन के क्षेत्र में ही सिर्फ आप देखेंगे आर्थिक रूप से समृद्धि नहीं होती है, बल्कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी एक कहीं ना कहीं वो जीडीपी में भी अपना सहयोग दे देते हैं ना, कहीं ना कहीं उनको भी एक रोजगार मिल जाता है। ठीक है, वहाँ के जो बुनियादी ढांचे उन पर गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान देना शुरू करती है। उदाहरण के तौर पर जैसे समझिए कि आप केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो जैसे पर्यटन के क्षेत्र, पर्यटन के लिए लोग जाते हैं, वहाँ दर्शन करने के, कुछ लोग ऐसे भी घूमने जाते हैं, तो वहां पर आसपास जब भी वो यात्रा चलती है तो उसके आसपास लोग कैसे डेवलप करते हैं खुद को, बुनियादी ढांचों पर ध्यान दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनवाने पर ध्यान देती है गवर्नमेंट की, कैसे रोड्स बनवाने हैं, कैसे कनेक्टिविटी बनानी है लोगों की, वहाँ का जो घोड़े होते हैं उनका देखभाल किया जाता है, वहां पर लोगों को रोजगार मिलना शुरू होता है, छोटा सा दुकान लगाते हैं,
वहां पर उनकी आर्थिक स्थिति उस वक्त में बेहतर होने लगती है। तो ये सब चीजें एक सर्कल चल रहा है, ठीक है। तो ये संरक्षण कहीं ना कहीं पूरी अर्थव्यवस्था को चला रहा है, ठीक है, एक हिस्सा अगर हम कहें तो। राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर उस संस्कृति की विशेष पहचान बनती है, ठीक है। जैसे अब ताजमहल को डाला गया, वैसे तो वो 7 वंडर्स में था, जैसे खजुराहो के मंदिर को ले ले, तो कहीं ना कहीं उसको विशेष तौर पे और इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, उसकी विशेषता को, उसकी महत्वता को थोड़ा और बढ़ा देता है। सरकार, निजी क्षेत्र और गैर सरकारी एनजीओ के सामूहिक प्रयास से ऐसे स्थल को बेहतर तरीके से संरक्षित किया जाता है। हाल ही में 3 स्थलों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, जैसे मोढेरा का सूर्य मंदिर, गुजरात का वडनगर शहर, ठीक है, त्रिपुरा में उनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियां। तो ये लेटेस्ट डाटा को आपको यहाँ पर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची, तो अब यहाँ पर जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की एक सूची और है, जैसे रामलीला को डाला, हमने अभी स्थल देखा था। अब यहाँ पर जो देखिए जो विरासत जो यहाँ पर दी गई है, जैसे कि वैदिक जप की परंपरा 2008 में इसको डाला गया। कुटियाट्टम सांस्कृतिक थिएटर है, 2008 में इसको डाला गया। जैसे मणिपुर का संकीर्तन 2013 में, लद्दाख का बौद्ध पाठ, इसको छऊ नृत्य को भी 2010 में डाला गया था। तो कहीं कहीं पर जैसे कुछ जगह पर दिया गया है कि हमारे अब 8 न रहकर कि 9 शास्त्रीय नृत्य हो गए, तो कहीं पर ये डाटा मिलता है, कहीं कहीं पर नहीं मिलता। तो इसके प्रमाणिक साक्ष्य भी पूरी तरह से नहीं, मुझे भी नहीं मिल पाए हैं। मुडियट अनुष्ठान थिएटर और केरल का नृत्य नाटक, ये भी आपने जब मेरे नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य थे उसके 2 वीडियोस आए थे, इसीलिए कह रही हूँ अगर अभी तक नहीं देखा है जाके देख लीजिए, ताकि ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। उसमें भी मैंने बताया है जिन जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। जंडियाला गुरु पंजाब के ठटेरों द्वारा बनाए गए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन को 2014 में, योग को 2016 में पूरे विश्व स्तर पर इसकी अलग ही प्रशंसा होती है। कुंभ मेला 2017 में, अब जैसे यहाँ पर पता है मैं 4 जगह कुंभ के मेले, मतलब मेले लगते हैं कुंभ के, तो वो 4 जगह कौन कौन से मैं कई बार बता चुकी हूँ, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। कोलकाता का दुर्गा पूजा 2021 में इसको डाला गया था यूनेस्को के अंतर्गत। ये लेक्चर देखिए छोटा था, यहाँ पर बस ये बताने का प्रयास किया था कि क्या लाभ हो सकते हैं या उसके पीछे की मंशा क्या होती है, क्यों संरक्षण देने की बात करते हैं। इसको सिर्फ पीटी के पर्पज से थोड़ा समझने का प्रयास करना है, छोटा टॉपिक है, बस ये था कि कुछ भी रह ना जाए, ताकि कल को आपको ये ना लगे कि ये चीज नहीं पढ़ाई गई। तो आज आपका आर्ट एंड कल्चर के जितने भी लेक्चर्स थे, यूपीएससी के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब कवर हो चुके हैं। अब आपका काम है चीजों को रिवाइज करना बार बार। फिर जब हम 29 मई को वापस आएंगे सुबह 11 बजे, या जो भी टाइमिंग्स रहेंगी मैं अपडेट कर दूंगी, तो आपको उसमें मेंस आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। पेन पेपर साथ में रखिएगा, उसके जो नोट्स होंगे वो तो मिलेंगे ही, लेकिन साथ साथ में डिस्कशन रहेगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो पेन पेपर तैयार रखिएगा, और जो भी अभी तक पढ़ाया है पीडीएफ सारे मिल जाएंगे, आज तक जितने भी हैं। नहीं मिले हैं तो मुझे मैसेज करिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और किसी भी चैनल पर मेरे मैसेज करिए, मुझे बताइए नहीं मिला है तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। रिवीजन करने पे बच्चों फोकस रखिए, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो गया है। बहुत से बच्चों का मानना होता है कि इसके साथ साथ उनके पास समय है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं इसके साथ साथ और कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी जो फाइन आर्ट्स की बुक है आपकी, हिंदी में भी आती है, ये फाइन आर्ट्स की बुक है आपकी, वो पढ़ लीजिएगा। 11th की एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स, इससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, मेरे लेक्चर्स के साथ और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जब लेक्चर्स देख चुकी हूँ इसके बाद देखिएगा, ताकि हर कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, कोई चीज अधूरी नहीं रहेगी। फिर भी कुछ समझ नहीं आता, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। बेझिझक आप मुझे टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ ठीक लगे वहाँ मैसेज करके पूछ लीजिए। पढ़ाई से संबंधित कोई बात है, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, निरंतर पढ़ते रहिए, लगातार लगे रहिए इस एग्जाम के लिए। कुछ भी असंभव नहीं है अगर आप चाहें तो। फिलहाल के लिए अभी मैं चलती हूँ, जल्द मिलेंगे जिसमें हम मेंस आंसर राइटिंग को डिस्कस करेंगे। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।